बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10 की फिज़िक्स शुरू करते हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। इसी चैप्टर में हम ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है। मोशन के दो टाइप्स यानी ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन 9th क्लास में डिटेल में डिस्कस हुए हैं, और अब इसी चैप्टर में हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, और the back and forth motion of a body about its mean position or equilibrium position is called oscillatory motion। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे हरकत को हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिस तरह फिगर में शो किया गया है, एक सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड है, उसका मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पॉइंट बी से शो किया गया है, और बी के राउंड अबाउट टू एंड फ्रॉम मोशन वो करता है फ्रॉम ए टू सी पासिंग थ्रू बी, और सी से वापस ए को बी से पास होते हुए। तो इसी तरह ये सिंपल पेंडुलम बी से पास हो के ए और सी के दरमियान मोशन करता है। इसका दूसरा एग्जांपल मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम है। एक मास स्प्रिंग सिस्टम भी फिगर में शो किया गया है। उसमें फिगर ए में मास स्प्रिंग सिस्टम वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। फिगर बी में स्प्रिंग को एक्सटेंड गया है, और फिगर सी में वो फिर कंप्रेस हुआ है। तो इसी तरह ये मास स्प्रिंग सिस्टम भी इक्विलिब्रियम पोजीशन के राउंड अबाउट दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ऑसिलेशन करती है या वाइब्रेशन करती है। इस टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। इसका थर्ड एग्जांपल वो मोशन ऑफ स्विंग है। जिस तरह फिगर में शो किया गया है, तो स्विंग अपने पाइवोट पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे या बैक एंड फोर्थ मोशन कर सकता है। तो ये सब एग्जांपल्स है ऑसिलेटरी मोशन के। वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट्स या ऑसिलेटर ऑसिलेट होते हैं, वो ग्रेविटी, इलास्टिसिटी और इनर्शिया है। इन प्रॉपर्टीज़ में ग्रेविटी और इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट्स को रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। वैसे तो ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की डिफिनीशन हम सेम करते हैं कि ये टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन है अपने इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन के राउंड अबाउट, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन किसी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया और ग्रेविटी की वजह से होते हैं, यानी इसमें रिस्टोरिंग फोर्स ग्रेविटी की वजह से प्रोवाइड होती है। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ स्विंग और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके मुकाबले में वाइब्रेटरी मोशन इलास्टिसिटी और इनर्शिया की वजह से होते हैं, जिसमें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इलास्टिसिटी की वजह से प्रोवाइड होती है। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग और मोशन ऑफ सितार स्ट्रिंग, ये एग्जांपल्स है वाइब्रेटरी मोशन के। अब हम पढ़ते हैं पीरियाडिक मोशन कि पीरियाडिक मोशन क्या है। एनी टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। एक ऐसी मोशन जो इक्वल इंटरवल यानी एक जैसे मुद्दत, एक जैसे टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता हो, उस मोशन को पीरियाडिक मोशन कहलाता है। इसी मोशन को हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ स्विंग, सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, रोटेशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड ऑर्बिटिंग ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इन एग्जांपल्स में ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन सब आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि
एवरी मोशन वो पीरियाडिक मोशन हो सकती है, यानी कोई भी मोशन वो ट्रांसलेटरी हो या वाइब्रेटरी हो या रोटेटरी हो, उसकी ये पॉसिबिलिटी है कि वो पीरियाडिक हो, लेकिन हर पीरियाडिक मोशन वो वाइब्रेटरी मोशन नहीं हो सकता। चूँकि हार्मोनिक मोशन या पीरियाडिक मोशन इसमें सब मोशन आ सकते हैं, इसीलिए पीरियाडिक मोशन एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन है और इसकी हम सिंपलेस्ट टाइप या काइंड स्टडी करते हैं, जिसको नाम दिया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो चैप्टर का नाम भी है। असल में चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और डिस्कस करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ एन आइडियल वाइब्रेटरी मोशन which is defined as the type of vibratory motion in which the acceleration is directly proportional to a displacement from the equilibrium position and is always directed towards equilibrium position is called simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की वो टाइप है जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी जब भी ऑसिलेटर अपने मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर होता जाता है तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, और जब मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्लोज होता है यानी इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो एक्सेलरेशन भी कम होती है। ऐसे वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। वर्ड्स में जो डिफिनीशन है इसका मैथमेटिकल फॉर्म ए प्रोपोर्शनल टू -x है। इसमें ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और नेगेटिव साइन ये शो करती है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज टूवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन या टूवर्ड मीन पोजीशन डायरेक्टेड होगी। तो ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल्स है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफिनीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट या ऑसिलेटर की वो पोजीशन होती है जिस पे ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ज़ीरो होता है। ये पोजीशन मीन पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन भी कहलाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के ज़रिए, यानी मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग को सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीफाई करने के लिए हम एक मास स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं जिसमें एक स्प्रिंग स्मूथ और हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लिया जाता है। इसका एक एंड एक फिक्स सपोर्ट के साथ बांध दिया जाता है और दूसरे एंड के साथ एक ब्लॉक जिसका मास m है वो अटैच किया जाता है, जो फिगर में शो किया गया है। फिगर में जो ए वाला पोर्शन है या ए वाला फिगर है, इस पोजीशन में मास स्प्रिंग सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी इस पे नेट फोर्स ज़ीरो है और ये रेस्ट में है। इसी सिस्टम को ऑसिलेट करने के लिए हम मास को यानी ब्लॉक को राइट की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से स्प्रिंग की लेंथ बमिकदार x बढ़ जाता है और ब्लॉक अपने इनिशियल पोजीशन O से A की तरफ मोशन शुरू करता है। जब ब्लॉक O से A की तरफ मोशन शुरू करता है तो इलास्टिसिटी की वजह से ब्लॉक पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है और हुक्स लॉ के मुताबिक ये रिस्टोरिंग फोर्स लेंथ के साथ या एक्सटेंशन के साथ डायरेक्टली चेंज होता है, यानी जब एक्सटेंशन ज़्यादा हो तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होती है और जब एक्सटेंशन कम हो तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होती है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ऑब्जेक्ट की एक्सटेंशन वो इलास्टिक लिमिट्स के अंदर हो। तो जब
इसको जितना इंक्रीज़ किया जाता है विद इन इलास्टिक लिमिट्स तो एक्सटेंशन के साथ रिस्टोरिंग फोर्स में इंक्रीज़ आती है और एक्सटेंशन में कमी के साथ रिस्टोरिंग फोर्स में डिक्रीज़ आती है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के यूज़ करते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के है इक्वेशन 10.1 में। इसमें के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट कहलाती है और SI यूनिट्स में इसकी यूनिट वो न्यूटन पर मीटर है। चूँकि रिस्टोरिंग फोर्स ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, इसीलिए जब इससे अप्लाइड फोर्स रिमूव की जाती है तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास आता है इक्वल टू माइनस kx। इसीलिए एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू माइनस kx है जो इक्वेशन 10.2 में शो किया गया है। इसमें नेगेटिव साइन रिस्टोरिंग फोर्स को शो करती है और रिस्टोरिंग फोर्स ये है कि ये ऑब्जेक्ट को टूवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन लाना चाहती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे मैथमेटिकली वो दिया जाता है बाय फार्मूला F इज़ इक्वल टू ma जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म है। इसीलिए जब हम इक्वेशन 10.2 और 10.3 को कंपेयर करते हैं तो हमें हासिल होता है ma इज़ इक्वल टू माइनस kx। इस इक्वेशन को अरेंज करने पे हमें हासिल होता है a इज़ इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। इसी इक्वेशन में k चूँकि स्प्रिंग कांस्टेंट है और m मास ऑफ ब्लॉक है तो स्प्रिंग कांस्टेंट वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती और मास ऑफ ब्लॉक भी कांस्टेंट है। अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो या किसी और पोजीशन पे हो तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आती। इसीलिए k और m दोनों कांस्टेंट्स है और कांस्टेंट्स की रेशो भी हमेशा कांस्टेंट होती है। इसीलिए k और m को हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो इक्वेशन बन जाता है a इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स। जिस तरह प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम इंडिपेंडेंट साइड को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इक्वेशन से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव किया जाए तो इक्वेशन चेंज होती है प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को। तो यूँ हमें हासिल होता है a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और यही कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो इससे पता चलता है कि मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है और जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती हो या परफॉर्म करती हो तो उसको नाम दिया जाता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम ये एक सिंपल यानी मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और मास स्प्रिंग सिस्टम खुद ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशन की। ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का मतलब क्या है कि जितना हम ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं स्प्रिंग को तो वहाँ एक्सेलरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और रिस्टोरिंग फोर्स भी उस पर ज़्यादा एक्ट करेगी। यानी जब हम ऑसिलेटर को ओ से ए की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो गिवन फिगर में ओ से लेकर ए तक ये हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज़्यादा ए पे होगी और ओ पे तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो होगी। जब ऑब्जेक्ट आता है ए से ओ की तरफ तो ए से ओ की तरफ मोशन करते हुए उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होता है मीन पोजीशन से और यूज़ की रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन में भी कमी आती है। पोजीशन ओ पे पहुंच के उस पे रिस्टोरिंग फोर्स और इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है।
लेकिन इनर्शिया की वजह से ब्लॉक पोजीशन ओ पे रेस्ट को नहीं आता, बल्कि वो अपना मोशन टुवर्ड लेफ्ट कंटिन्यू करता है। जब वो बी पे पहुंच जाता है तो बी से वापस ओ की तरफ आता है। इसी तरह ओ से लेकर बी तक उसकी डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज़ आती है मीन पोजीशन से, और एक्सेलरेशन रेस्टोरिंग फोर्स भी इंक्रीज़ होती है। फिर बी से जब आता है टुवर्ड ओ तो उसकी स्पीड में इंक्रीज़ आती है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन डिक्रीज़ होती है, तो यू रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होते हैं। अगर ऑसिलेटर ओ से ए की तरफ मोशन करता हो या ए से ओ को, इसी तरह ओ से बी को या बी से ओ को, तो हर केस में रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन ये डायरेक्टेड होंगे टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वो डायरेक्टेड होगी टुवर्ड ए आर बी। तो इसी तरह हमें पता चलता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, और एक्सेलरेशन और रेस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड मीन पोजीशन डायरेक्टेड होंगे। मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीफाई करने के लिए या उसको शो करने के लिए हमने मास अटैच टू स्प्रिंग वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लिया है। तो इसकी वजह यह है कि अगर सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो उस पे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगी, और सिस्टम को स्टडी करना, एनालाइज करना डिफ़िकल्ट होगा, ताकि ऑब्जेक्ट पे सिर्फ अप्लाइड फोर्स और फिर रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करे सिस्टम पे। इसीलिए हम इसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लेते हैं। मास स्प्रिंग सिस्टम को रेस्टोरिंग फोर्स इलास्टिसिटी की वजह से प्रोवाइड होता है, और इसमें जो गिवन फिगर है इसमें पोजीशन ओ इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है, और पोजीशंस ए और बी ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाते हैं। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, ख्वाह वो ए हो या बी, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन से सेम फासले पे होंगे, दोनों इक्विडिस्टेंट होंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेशन करता है तो उसके कुछ टर्म्स ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन करेंगे, लेकिन टाइम पीरियड की इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक कंडीशन है उसी को यूज़ करते हैं। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का डिरिवेशन, चूँकि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन a इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x है, जहाँ पे ये कांस्टेंट हमारे पास इक्वल लिया जाता है 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर का। 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो इससे आता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और 2 पाई डिवाइडेड बाई टी ये असल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ये असल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर्ड है। अगर कांस्टेंट की जगह हम 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर पुट कर ले तो हमारे पास इक्वेशन बनता है a इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर x। प्रीवियस इक्वेशन में इक्वेशन 10.4 से हमारे पास आता है a इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर m इंटू एक्स। बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट k ओवर m इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को t के लिए रीअरेंज किया जाए तो टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m बाई के हासिल होता है। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने पे हमें हासिल होता है t इज़ इक्वल टू 2 पाई m ओवर के अंडर द रूट। ये फार्मूला है टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। इस फार्मूला में t टाइम पीरियड को शो करता है, 2 और पाई कांस्टेंट है, m मास ऑफ ब्लॉक को शो करता है या मास अटैच टू स्प्रिंग को शो करता है, और k कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो
टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम ये डिपेंड करता है मास अटैच टू स्प्रिंग पे और स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग पे। ये इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग से, यानी कि ऑब्जेक्ट या ऑसिलेटर मास अटैच स्प्रिंग के साथ वो कितना दूर है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। और साथ फार्मूला से ये भी क्लियर है कि जितना मास अटैच टू स्प्रिंग ज़्यादा हो उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, और जितनी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम हो तो टाइम पीरियड शॉर्ट होगी। अगर मास m को किलोग्राम यानी SI यूनिट में लिया जाए और स्प्रिंग कांस्टेंट k को न्यूटन पर मीटर SI यूनिट्स में, तो टाइम पीरियड SI यूनिट सेकंड में ली जाती है। इस फार्मूला पे एग्जांपल्स, असाइनमेंट और न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे तो उसमें T, M और K इन तीनों क्वांटिटीज़ में 2 गिवन होंगे और तड़ हम मालूम करेंगे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी चूँकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का रिलेशन इन्वर्ट करने पे हमें हासिल होगा f इज़ इक्वल टू 1/2 पाई k ओवर m अंडर द रूट। इसी में f फ्रीक्वेंसी को शो करता है और फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस भी स्प्रिंग कांस्टेंट और मास अटैच टू स्प्रिंग पे है। ये भी इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे, लेकिन इसकी डिपेंडेंस उसी तरह नहीं जिस तरह टाइम पीरियड का है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, मास अटैच टू स्प्रिंग अगर ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। इसी तरह इस इक्वेशन पे भी एग्जांपल और असाइनमेंट आ सकते हैं। तो एफ के और एम में 2 क्वांटिटीज़ गिवन होंगे और थर्ड मालूम करना होगा। अब हम डिफाइन करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिटेल में डिफाइन और डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले वाइब्रेशन। One complete round trip of a vibrating body about its equilibrium position is called vibration. जब भी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के राउंड अबाउट एक राउंड कंप्लीट करती है तो उसको एक वाइब्रेशन कहा जाता है। इसको ऑसिलेशन भी कहा जाता है। जिस तरह फिगर में शो किया गया है, अगर ये पेंडुलम ए से स्टार्ट ले ले, ए से बी, बी से सी, सी से वापस बी और बी से ए को पहुंच जाता है, इसी तरह इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। अगर ये सी से स्टार्ट ले ले तो सी टू बी, बी टू ए, ए से बैक बी पे और बी से सी पे पहुंच के एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। सिमिलरली अगर बी से स्टार्ट ले ले, बी से ए से बी और बी से सी और सी से वापस बी पे आके एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। यानी जब भी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पास करके एक राउंड कंप्लीट कर ले तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम दरकार हो उसका नाम दिया जाता है टाइम पीरियड को। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मेजर किया जाता है सेकंड में, यानी इसकी एसआई यूनिट सेकंड है। चूँकि टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का टाइम है और वाइब्रेशन के लिए अक्सर शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वो पास होती है जिसको मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए टाइम पीरियड को मालूम करने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मैथमेटिकल फार्मूला कैपिटल टी इज़ इक्वल टू स्मॉल टी डिवाइडेड बाई एन यूज़ करते हैं। यानी हम सेवरल नंबर ऑफ वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट करते हैं। अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशन n हो और उसके लिए एलेप्स टाइम या पास टाइम t हो तो गिवन टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करके हमें टाइम पीरियड मालूम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन 5 हो और उसके लिए 10 सेकंड टाइम पास हुआ हो तो 10 सेकंड को 5 पे डिवाइड करके उससे आता है 2 सेकंड, यानी टाइम पीरियड वाइब्रेटिंग बॉडी की 2 सेकंड होगी। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी। Frequency is the number of vibration completed by an oscillating body in 1 second. कोई वाइब्रेटिंग बॉडी या ऑसिलेटिंग बॉडी 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करती हो तो वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकली
कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला f इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाई t है, जिसमें f शो करता है फ्रीक्वेंसी को, n नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन को, और t टाइम को। तो जब हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन मालूम हो और उसका एलेप्स टाइम यानी जितने टाइम में वो कंप्लीट हुए हो, तो n/t से हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 50 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो 10 सेकंड्स में, तो 50 को 10 सेकंड पे डिवाइड करके उससे आएगा 5 हर्ट्ज़। ये है फ्रीक्वेंसी। चूँकि n इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ऑसिलेशन या साइकिल को शो करता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट ऑसिलेशन पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड आती है, जिसको अक्सर ऐसा यूनिट में हम हर्ट्ज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। चूँकि टाइम पीरियड का फार्मूला t/n है और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला n डिवाइडेड बाई t है, तो इससे पता चलता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसी हम लिख सकते हैं कि t इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f, या f इज़ इक्वल टू 1 और f इज़ इक्वल टू 1/t। Displacement of a vibrating body at any instant is the distance from the equilibrium position at that distance। किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की डिस्प्लेसमेंट उसकी किसी भी इंस्टेंट पे उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टेंस कवर्ड को कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑसिलेटर B से C की तरफ मोशन करता है, तो जब ऑसिलेटर B से C की तरफ मोशन करता है तो किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्ट्रेट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट का। वो B को भी क्लोज हो सकता है, वो पॉइंट B और C की मिड भी हो सकती है, और वो B से लेकर C तक भी हो सकता है। इसी को नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है xm से। किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी साइड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द स्ट्रेट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जिस तरह फिगर में पॉइंट B से C तक या पॉइंट B से A तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। चूँकि गिवन फिगर में इससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं, चूँकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है, इसीलिए हर एम्पलीट्यूड को हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, लेकिन हर एक डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। तो ये थे टर्म्स अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियाडिक मोशन के बारे में था। इसी लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया और उसको मास स्प्रिंग सिस्टम के ज़रिए वो एक्सप्लेन भी किया। तो आप इन टॉपिक्स को मेमोराइज़ कर ले, स्टडी कर ले, और टेक्स्ट बुक में इन टॉपिक्स पर सॉल्व एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट से उनको सॉल्व कर ले। अल्लाह हाफिज़।